हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमेट एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी जो पॉलिटी की सीरीज अभी चल रही है आपकी बिहार पीसीएस यूपी पीसीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, उसका जो आज का चैप्टर है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? कल की क्लास में हमने संविधान के भाग और उसके पहले हमने उसमें जो कमेटीज बनी थी संविधान के निर्माण में, उनके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने 22 भाग की बात की थी, 12 अनुसूचियों की बात की थी, जो 12 शेड्यूल थे उनमें क्या क्या प्रावधान है उन सबको डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने कल उसकी नोट मेकिंग की, उसको रिवीजन किया होगा अच्छे से, और आप लोग जो हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करिए। और क्वेश्चन सॉल्व करके अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। अब क्या है, आज का टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ से मैं बताऊं कि इंपॉर्टेंस इसका महत्व क्या है। इसका महत्व ये है, आप जाके अगर पीवाईक्यू देखेंगे ना किसी भी एग्जाम, किसी भी स्टेट सर्विस का, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, तो पूछता कैसा है आर्टिकल के बारे में। एक तो ये रहता है कि कोई प्रावधान दे देगा और पूछेगा किस आर्टिकल से संबंधित है, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है। और एक टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है कि इधर दे देगा अनुच्छेद, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, फिर चलूंगा मैं कि इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है क्या। अनुच्छेद दे देगा और इस तरफ दे देगा विषय कि इस अनुच्छेद में क्या क्या है, ठीक है। जैसे मान लो दे दिया आर्टिकल 14, ऐसे दे देगा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, ठीक है, और आर्टिकल 368 ऐसे दे देगा। मैं बताता हूँ क्या होता है। फिर इधर विषय लिख देगा कि इसमें समानता का अधिकार है, इसमें स्वतंत्रता का है, इसमें जीवन का है, इसमें ये है। अब कहेगा इसको मैच कराइए आप, ठीक है। तो ऐसे इसमें मैच द फॉलोइंग का आता है, और उसके बाद ऑप्शन दे देगा कि 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी, 4 का डी। तो ऐसे में क्या होता है, आपको जब आर्टिकल याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो ऐसे में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके हैं, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए आर्टिकल तो मूलतः कितने हैं, 395, और अगर इसके सब पार्ट को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो वो 470 के आसपास पहुंचते हैं। तो अब एग्जाम में आपको ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप 395 के सारे याद कर लो, क्योंकि वो फिर बेनिफिशियल भी नहीं है, क्योंकि 395 सारी एनर्जी तो आपकी आर्टिकल याद करने निकल जाएगी। फिर आप पॉलिटी कब पढ़ेंगे, क्योंकि और भी तो चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो इसमें से हम क्या करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल, जैसे डीपीएसपी के आर्टिकल, और जैसे आपके मौलिक कर्तव्यों के आर्टिकल, और जैसे सुप्रीम कोर्ट जो संस्था है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 1 to 4। आपकी वित्त आयोग जो है, फाइनेंस कमीशन, जो कि करों का बंटवारा करता है राज्यों और केंद्र के बीच में, आर्टिकल 280। तो ऐसे जो आर्टिकल है, ठीक है, निर्वाचन आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग का, प्रधानमंत्री का जो पद है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान कैसे हुआ है। मंत्री ऐसे नहीं है कि कोई भी पद अपने आप बन गया है, संविधान में हर पद का एक अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद उसको पावर देता है और प्रावधान करता है कि हाँ ये अधिकारी होगा, ये पद होगा, राष्ट्रपति किस पद से है, तो सबके आर्टिकल है, और वही आर्टिकल ही उस पद का प्रावधान करता है और उसको शक्ति देता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट अपनी पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, और राज्यों में सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, और जितनी भी क्या कहते हैं संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, उन सब के जो अनुच्छेद हैं इंपॉर्टेंट, वो 100, 50, 60 के जो भी संख्या में आ सकते हैं, उसको हम यहाँ नोट करेंगे और आपको समझाते जाएंगे किसमें क्या है। अच्छा देखिए, अभी हम इसको आर्टिकल बताने का पर्पस हमारा ये, जिससे कि आपको ये मालूम रहे कि ये चीज इस आर्टिकल में आती है। अभी यहाँ पे हम उस पद के शक्तियों के बारे में, चुनाव के बारे में, अधिकार के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, वो चीज हम जब उसका चैप्टर आएगा ना तो अलग से उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी हमको ये बताना है कि आप आर्टिकल याद कर लें, जिससे कोई कभी भी टॉपिक उठे तो सीधा आपको याद रहेगा, हाँ 52 में राष्ट्रपति है, 63 में उपराष्ट्रपति है, 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो ये चीजें देखा, जैसे मैं बोल रहा हूँ याद है तब तो बोल पा रहा हूँ, तो ऐसे ही आपको याद करना है। और इसको क्या करना है, आपको एक बना के एक पेज पे, पूरा एक पेज पे लाके इसको अपने सामने लगा देना है। क्यों? क्योंकि देखो इसका यूज एक तो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में है ही, प्रीलिम्स एग्जाम में तो इसका यूज है ही, इसका यूज मेंस में भी पड़ता है। कहाँ?
देखिए जब मैं मेंस की आंसर राइटिंग कर रहा हूं, जितनी बार मैंने मेंस दिया है यूपी पीसीएस का या बिहार पीसीएस का, तो क्या होता है जब भी पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं ना कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आलोचनात्मक वर्णन करें, ऐसे आ जाएगा क्रिटिकल एग्जामिन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब क्या है कि आप जब मेंस का आंसर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर मेन बॉडी लिखते हैं, फिर कंक्लूजन देते हैं, ठीक, कंक्लूजन और यहाँ पे क्रिटिसिज्म वगैरह। अब इसमें क्या रहेगा, एक पॉजिटिव पक्ष रहेगा, इसका नेगेटिव पक्ष रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है पॉलिटी में, अगर आपको आर्टिकल याद रहेंगे ना तो आप सीधा यहाँ आर्टिकल लिख के इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कि इस आर्टिकल के अंतर्गत इस आयोग का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में, और फिर उसके बारे में डिस्कस करिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर जैसे ही देखेगा आपका इंट्रोडक्शन कि देखिए इसको आर्टिकल पता है, इसको संविधान के एक एक आर्टिकल का नॉलेज है, तो ये आपके स्कोर को बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसका यूज केवल पीटी में नहीं है, इसका यूज आपके मेंस में भी है। तो इसको इस जो आज का टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको क्लास के दौरान ही मैं आपको याद करा दूं, मेरा प्रयास यही रहेगा। बाकी आप उसको बार बार पढ़िए। देखिए आर्टिकल ऐसे याद नहीं होता, धीरे धीरे जब आप 2 बार 5 बार 10 बार पढ़ेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम पहले आर्टिकल की। आर्टिकल देखो, आर्टिकल या अनुच्छेद, अनुच्छेद को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में क्या है कि यूनियन क्या है और उसके राज्य क्षेत्र क्या है उसके बारे में बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, जो नाम है ना भारत का, वो कहाँ किस आर्टिकल, कोई पूछ ले कि जो भारत नाम रखा गया है वो किस आर्टिकल में है, तो इसी में है आर्टिकल 1 में। भारत, इंडिया, इसको देखो इंग्लिश में ऐसे लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूं मैं। जब संविधान सभा बैठी तो ये हुआ कि भारत का नाम आजादी के बाद क्या रखा जाए, भारत रखा जाए कि इंडिया रखा जाए, क्योंकि अंग्रेज तो या यूरोपीय कंट्री हो और पश्चिमी देश क्या कहते थे, इंडिया बोलते थे। और हमारे यहाँ जो संस्कृति, हमारी संस्कृति में भारत, हम अपने देश का नाम बोलते थे। तो कुछ लोगों ने बोला कि चूंकि पूरे विश्व स्तर पे हमें अगर सब लोग जानेंगे तो हमें इंडिया रखना चाहिए। कुछ जो संविधान के सदस्य थे तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, भारत रखो, ये हमारी संस्कृति का परिचायक है, क्योंकि ये हमारा नाम है, ये तो उन यूरोपियों का दिया हुआ नाम है। तो फिर कंसेंसस किस पे बना, सहमति किस पे बनी, तो सहमति इस पे बनी कि इन दोनों को शामिल किया जाए। तब ये आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत, कि इंडिया जो कि भारत है, मतलब मूलतः क्या है, वो भारत ही है, लेकिन उसका एक नाम इंडिया भी है। तो ये आर्टिकल 1 में बताया गया है। और आगे इसमें बताया गया है कि शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इसको बोलते हैं शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब वह राज्यों का संघ होगा। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा। यूनियन का मतलब होता है संघ, राज्यों का संघ होगा, मतलब कई राज्य होंगे, उससे मिलकर एक संघ होगा। यहाँ राज्यों का संघ होने का मतलब यह है कि राज्य अपनी मर्जी से देश से अलग नहीं हो सकते, उनके पास अलग होने की शक्ति नहीं है। इसका अर्थ यही है, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब यह है कि राज्य यूनियन से अलग होने की शक्ति नहीं रखते हैं। और दूसरी बात कि जो राज्यों का वितरण हुआ है, जो हमने संघ देश को पूरे राज्यों में बांटा है, ये केवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बांटा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये नहीं है कि कोई राज्य कहते कि नहीं हम अलग हो जाएंगे, नहीं, आप अलग नहीं हो सकते। ये किस लाइन से मालूम पड़ता है, ये मालूम पड़ता है शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स से, कि संघ होगा। तो अगर कहे कि भारत का नाम जो आया वो किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 1 में है, यहीं से ये नाम आता है, इंडिया दैट इज भारत। अच्छा, कुछ दिनों पहले इस पे बहुत चर्चा भी उठी थी कि इंडिया का नाम हटा के भारत ही कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं, अभी दोनों नाम हैं। दोनों नाम अभी हैं,
ठीक है, तो आर्टिकल 1 हो गया आपका। अब चलते हैं हम आर्टिकल 2 की तरफ। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में क्या है, जो नए राज्यों के गठन से रिलेटेड है, गठन व प्रवेश से रिलेटेड, जो राज्य नए गठित किए जाएंगे या कोई बाहरी क्षेत्र है जिसको प्रवेश दिया जाएगा राज्य के रूप में, तो ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं बताऊंगा आर्टिकल 2 एंड 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बताता है कि जब कोई राज्य है उसी में से कुछ सीमा में से निकाल के कुछ नया बना लिया जाए तो वो आर्टिकल 3 में आएगा। आर्टिकल 2 में बिल्कुल फ्रेश कोई बन रहा है राज्य या कोई बाहर का कोई क्षेत्र जिसको प्रवेश कराया जा रहा है राज्य के रूप में, तो आर्टिकल 2 में आएगा। ये अंतर याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछता है, क्योंकि दोनों में ना गठन व प्रवेश शब्द मिलता है, तो वहां आपको आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, इसको 2 का कर लीजिए। इसमें क्या होता है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन। जैसे देखिए, जम्मू कश्मीर था, उसको हमने 2 पार्ट में तोड़ा, यूटी में एक जम्मू वाला बना, एक लद्दाख बना, तो ये किसके तहत होगा, इसके तहत, क्योंकि आपने राज्यों की सीमाओं में कम कर दिया। जो जम्मू कश्मीर था उसको तोड़ के 2 में कर दिया। सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये इसी अनुच्छेद के तहत होता है। नाम में परिवर्तन, किसी भी राज्य का नाम अगर बदलना है तो किस अनुच्छेद से होगा, वो आर्टिकल 3 से। ठीक है, किसी भी अगर राज्य का नाम बदलना है तो आप यहां से कर सकते हैं, और अनुच्छेद 3 उसको शक्ति देता है कि अनुच्छेद 3 के तहत आप राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, और आर्टिकल 2 के तहत आप नए राज्य के गठन, प्रवेश या स्थापना के लिए, स्थापना भी शब्द लिख सकते हैं यहाँ पे, स्थापना, किसी राज्य की स्थापना करनी है तो यहाँ पे ये। इसमें आर्टिकल 3 में इतना याद रखिएगा कि जब भी सीमा में परिवर्तन की बात आएगी तो आर्टिकल 3 होगा। ठीक, जैसे यूपी में से उत्तराखंड निकाल के बनाया गया था, 2000 की बात है सन, तो यूपी में से उत्तराखंड बना था, बिहार से निकाल के झारखंड बना था, और मध्य प्रदेश में से निकाल के क्या बना था, छत्तीसगढ़। ये तीनों अलग अलग राज्य एक ही समय में बनाए गए थे। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल से हुआ होगा, आर्टिकल 3 के तहत हुआ होगा। फिर हम चलते हैं आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसे हम देखेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में, प्रीलिम्स में, तो इसको आप याद रखिएगा दोनों को। इसको आप अगर रुका बचाओ तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, शुरू के जो आर्टिकल है ना 1 से 4 में, 1 से 4 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में दिया गया है, संघ एवं उसके राज्य के क्षेत्र के बारे में। 1 से 4 के बीच, 1 से 4 जो अनुच्छेद है इसमें क्या दिया गया है, संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में दिया गया है। संघ व उसके क्षेत्र के बारे में, कि यूनियन क्या होगा, उसके राज्य क्या होंगे, ये पूरा कहाँ दिया गया है, 1 से 4 के बारे में। 1 में क्या दिया है, उसका नाम। 2 में क्या दिया है कि नई स्थापना हो, नया प्रवेश हो। 3 में क्या दिया गया है, सीमा में परिवर्तन हो, नाम में परिवर्तन हो, तो ये आर्टिकल 3 में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। अब चलते हैं हम आर्टिकल 5 से 11 के बीच में, आपको बता दूं क्या है। आर्टिकल 5 to 11 में नागरिकता के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 5 to 11 में क्या दिया गया है, नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप। जब हम सिटीजनशिप का चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है और कैसे नागरिकता छीनी जा सकती है और कैसे नागरिकता दी जाती है, तो वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लिखिए, 1 से 4 क्या हो गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 5 से 11 क्या हो गया, नागरिकता के बारे में, नागरिकता के जो प्रावधान है उसके बारे में। इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए 5 से 11 ये हो गया। अब आगे जो आएगा 12 से 35, 12 to 35,
वो रहेगा फंडामेंटल राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए कि अब आपका ये सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेदों का क्रम है वो आने वाला है। क्या है? अनुच्छेद 12 से 35। ये इसमें कौन सा सेक्शन? इसमें क्या है? मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। कई बार पूछ लेता है सीधा कि अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, तो मूल अधिकार है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। अच्छा, फंडामेंटल राइट क्या है? ये वे अधिकार हैं जो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं। राज्य के विरुद्ध का मतलब क्या? कि ये ऐसे अधिकार हैं, जैसे इसमें अधिकार में आप पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि राइट टू इक्वेलिटी आता है इसमें, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वेलिटी। हाँ, इसमें आता है राइट टू एक्सप्रेशन, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे कि आप जो सोचते हैं आप वो बोल सकते हैं। अगर देश में आप डेमोक्रेसी है तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हम भी अपना विचार रखेंगे। तो ये कहां से आपको पावर मिलती है? ऐसी पावर नहीं मिल जाती देश में, ये इसी अधिकार से मिलती है। आर्टिकल 19 जब हम पढ़ते हैं तो ये अनुच्छेद आपकी अधिकार, यहीं से आपके अधिकार होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, या हम शांतिपूर्ण एक जगह जाके, जैसे अन्ना मूवमेंट हुआ था, तो वो सब आपको अधिकार मिले इसलिए आप कर पाते हैं। अगर ये अनुच्छेद नहीं होते तो आप ये कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आपको नॉर्मल मिल जाता है, इसलिए लगता है कि यार हाँ ये तो हमारा है ही। लेकिन ये आप देखिए कि संविधान हमारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, वो जो संविधान सभा में बैठे तो कितनी अच्छी सोच और कितनी बढ़िया मानसिकता के साथ बैठे थे कि हमारे नागरिकों को क्या क्या मिलना चाहिए, उस चीजों पर उन्होंने डिस्कस किए कि हाँ उनको बोलने की स्वतंत्रता हो, अपने जो आप धर्म की पूजा पाठ की जो स्वतंत्रता है कि आप जैसे आपके पूजा पाठ में अगर कोई बाधा पड़ता है तो आप जाके कोर्ट से राइट ले सकते हैं कि हाँ तो आपकी पूजा पाठ में बाधा ना हो। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूंगा, क्या कहते हैं, बनारस में जो काशी विश्वनाथ में वो कौन सा टेम्पल है, ज्ञानवापी। तो ज्ञानवापी के क्षेत्र में क्या है कि कुछ लोगों की आस्था है कि वहां पे गौरी माता का पहले से पूजा होता आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि हमारी पूजा करने की वहां स्वतंत्रता है, हम वहां पूजा करने चाहते हैं। तो कोर्ट ने उनको वो जगह उपलब्ध कराई कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना पैदा हो, कोई दंगा ना हो, फसाद ना हो, आप जाके पूजा करिए, हम आपको व्यवस्था कराएंगे। पुलिस गई, सारी व्यवस्था की। तो ये सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि आपके अनुच्छेद, आपके संविधान में आपको अधिकार दिए गए हैं। नहीं तो पुलिस को नहीं पड़ी कि आप चले गए, आपके पीछे पीछे घूमेगी, क्योंकि वो बाध्य है। ये जो मूल अधिकार है ना, ये संविधान ने आपको दिए हैं एज अ सिटीजन, कि आपके पास ये अधिकार हैं हमेशा। हाँ, इसके अधिकार को ये नहीं है कि इस अधिकार के लिए अव्यवस्था फैलाई जाए, लेकिन सरकार आपको प्रॉपर पुलिस देगी, सारी सिक्योरिटी देगी, जिससे आप अपने अधिकार को उसका यूज कर सकें। ठीक है, तो ये मूल अधिकार जो होते हैं वो नागरिकों को मिले हैं, राज्य के विरुद्ध मिले हैं। जिससे राज्य, अच्छा राज्य के विरुद्ध का क्या है कि राज्य के पास देखिए शक्ति क्या है ना, बहुत ज्यादा है, पुलिस है, सारी चीजें हैं, सब कुछ उसके पास है। तो राज्य पे एक अंकुश लगाने के लिए अधिकार बनाए गए हैं। जिससे कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे मान लीजिए संसद चल रही है, अब संसद में किसी भी पार्टी की लोकसभा में मेजोरिटी आ जाए और राज्यसभा में मेजोरिटी आ जाए, तो फिर क्या वो किसी की सुनेगी? एक समय के लिए, कुछ समय के लिए वो एकदम निरंकुश हो जाएगी। तो उस निरंकुशता को रोकने के लिए मूल अधिकार बने हैं, जिससे कि कोई पार्टी अपने नागरिकों के साथ गलत ना कर सके, ये सोच के कि हाँ ये हमारे साथ नहीं है तो इनके अधिकारों को हम छीड़ कर दें, कमजोर कर दें। तो ऐसे में अगर मान लो कोई करता भी है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं कि सर ये गवर्नमेंट हमारे इन अधिकारों को छीन रही है। तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निर्देश देगा कि नहीं ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना है। तो ये मूल अधिकारियों से ये आपको शक्ति मिलती है। ठीक है, अब ये तो मैंने इसके बारे में बता दिया। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अब आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 14, एक बार आर्टिकल मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं आपको क्या क्या है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18,
ठीक है। अब देखिए जो 14 से 18 है ना फंडामेंटल राइट में, ये है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, मतलब प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार है। तो उसमें राइट टू इक्वलिटी में ये आपके आर्टिकल 14 से 18 आते हैं। फिर 19 से 22 आएंगे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो अब इसमें क्या है, 14 में क्या है, ये है 14, 15, 16, 17, 18। तो इसमें सब में क्या है, सब में समानता का ही है। तो इसमें क्या होगा, रूल ऑफ लॉ है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने हर नागरिक समान है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पैसे वाला हूं तो मेरे ऊपर कोई अलग कानून बनेगा, या कोई ये नहीं कह सकता मैं नेता का बेटा हूं तो मेरे लिए कोई अलग होगा। कानून, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब समान है। ठीक है, लॉ के, अच्छा इसमें दो चीजें, इसके दो डायमेंशन निकलते हैं। एक निकलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ कि मतलब सब लॉ के सामने सब समान है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा एक इसका आयाम निकलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब सभी को कानून का समान संरक्षण होगा, कानून का समान संरक्षण। ठीक है, सभी को कानून का समान संरक्षण मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी नागरिक को एक सुविधा दी जाती है तो अन्य को भी वही दी जाएगी अगर वो समान परिस्थिति में। तो ये नहीं कह सकते हाँ मैं इनको स्पेशल दे दूंगा, नहीं। तो कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए और कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अच्छा ये जो है ये ब्रिटेन से प्रेरित है, ऐसा जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से है, और ये वाला कॉन्सेप्ट यूएसए से है। ये आप याद रखें, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ वो कहाँ से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण जो नागरिकों को मिलता है वो कहाँ से प्रेरित है, या कहाँ से प्रभावित है, या कहाँ से मैच करता है। तो वो यूएसए के संविधान से। इसको आप नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ 15 के बारे में। ये जितने भी हैं सब समानता से रिलेटेड है। ये हो गया 14। अब 15 क्या कहता है, 15 कहता है कि, इसको मैं मिटा देता हूं। 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, हाँ, जन्म स्थान और वंश के आधार पर किसी से विभेद नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान व वंश के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब उसका खंडन या विरोध, विभेद का प्रतिषेध। ठीक, धर्म कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उस आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा नागरिकों के साथ। जाति, आप किसी भी कास्ट के हो, उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लिंग, आप महिला हैं, पुरुष हैं या थर्ड जेंडर हैं, उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान, आप किस जगह पैदा होते हैं उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आप किस वंश परंपरा में पैदा हो रहे हैं उसके आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर कोई विभेद करेगा तो उसको रोका जाएगा, प्रतिषेध है वो कानून के तहत। ठीक है, इसको आप पांचों वर्ड लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पांचों वर्ड ये याद रखना चाहिए आपको, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान वो वंश। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। आप कोई भेदभाव इन 5 के आधार पर नहीं कर सकते हो। ठीक, अब 16 में क्या है, 16 में है तो ये हो गया कोई, अब इससे क्या हो गया, एक लॉ के सामने सब समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ।
जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, वंश के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा बता दो, इन्हीं अनुच्छेदों के आधार पे बड़ी बड़ी कानून की लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। जैसे डिफेंस वगैरह में महिलाओं को वो अधिकार नहीं थे ऐसे बड़े पदों पे जाने के, या जो स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर में ये होता था। तो अब वो जो सेना के अधिकारी थे, महिलाएं थी, वो इसी आर्टिकल के तहत गई थी कि आप संविधान में तो लिखे हैं कि लिंग के आधार पर भेद नहीं होगा, और आप अभी भी उसी पुरानी परंपरा पे चल रहे हैं कि नहीं महिलाओं को वैसी जगह नहीं भेजा जाएगा। तो वहां पे फिर क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, जहां पे उपयुक्त है, जहां पे लॉजिकली वो नहीं किया सकता है कि हाँ इलॉजिकल वे में महिलाओं को हटाया गया है परंपरा के नाम पे या किसी दकियानुसी विचार के नाम पे, उसको तुरंत का तुरंत समाप्त किया जाए, और वो हटाया गया। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला एक मुद्दा था, तो वहां पे ये आर्टिकल 15 का है। अब वहां का भी जो एक केस है, आपको बताऊं मैं, 2-3 साल पहले काफी फेमस था सबरीमाला केस। सबरीमाला का जो मंदिर है साउथ में, वहां पे भी जो महिलाओं की पूजा को वहां रोका, क्योंकि वहां के जो क्या कहते हैं डाइटी है, भगवान है, वो बोला जाता है कि वो उसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मचारी के रूप में है। तो वो महिलाओं से उनका डिस्टेंस एक बनाया गया था कि महिलाएं नहीं जाएंगी। तो वहां पे भी महिलाएं गई, मतलब आर्टिकल आपके धर्म की स्वतंत्रता के राइट से और आर्टिकल 15 दोनों के तहत गई थी कि हमें एक तो हमें पूजा करने की स्वतंत्रता है, दूसरी लिंग के आधार पे आप भेदभाव कैसे कर सकते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फिर उनके पक्ष में ही आया था। मेजोरिटी जो जजमेंट था वो महिलाओं के पक्ष में था। तो ये सारी चीज हो गई। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में, मैं बताता हूं ये क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समता, अवसर की समता। लोक नियोजन का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट संस्था द्वारा जो जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे आपकी एसएससी की हो गई, यूपीएससी की हो गई, पीसीएस जितनी भी होती हैं, लोक नियोजन का मतलब होता है पब्लिक में जो भी नौकरी है उनमें अवसर की समता हो। अब यहाँ अवसर की समता का मतलब क्या है, यहाँ पे ये है कि वैसे तो सबको मिलना चाहिए, कि सबको समान अधिकार होना चाहिए नौकरी करने का, लेकिन होता क्या है, अब भारत की स्थिति देखिए कि भारत में क्या हुआ है, इस पे जब डिबेट हुआ इन चीजों में, तो ये हुआ कि भारत में कहीं ना कहीं कुछ जो जातियां हैं, कुछ जो वर्ग हैं, वो पिछड़े हैं। अब वो उसके पीछे कई रीजन हैं। जो पहले हमारे यहाँ जातिवाद था और बहुत सारी चीजें थी, अस्पृश्यता थी, छुआछूत था, भेदभाव था, अच्छा न पढ़ने का अधिकार था, कि कुछ वर्गों तक ही पढ़ाई का अधिकार था, कुछ लोग, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आजादी तक आते आते काफी संख्या में एक ऐसा वर्ग हो गया जो शिक्षा संसाधन से विहीन हो गया, पिछड़ा हो गया। तो उसमें क्या हुआ, तो जब संविधान सभा में चीज डिस्कस की गई, तो ये हुआ कि ऐसा करिए, अगर आपको समानता देनी है, अगर आप जैसे मान लीजिए अब एक घोड़ा हो जो थोड़ा कमजोर हो, वो खाना पीना कम खाया हो, और एक घोड़ा भाई ठीक ठाक हो, मजबूत हो, तो क्या आप दोनों को एक रेस में दौड़ाएंगे तो क्या समानता मानी जाएगी? नहीं। तो इसीलिए हुआ कि जो कमजोर वाला है उसके लिए थोड़ी कम ही दूरी पे उसको कट ऑफ दे दिया जाए, ठीक है। तो जो आज आरक्षण की बात होती है वो इसी सब अनुच्छेद के तहत होती है। आप याद रखिएगा, इसको एग्जाम में सीधा आएगा। जो आरक्षण का प्रावधान है वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 16। यही आर्टिकल है जो एग्जाम में जितने भी होते हैं, यूपीएससी, एसएससी, इनमें जो ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण है वो कहीं ना कहीं इसी अनुच्छेद से निकल के आता है, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में जो कमजोर वर्ग है, जो ओबीसी लिखा, क्या ओबीसी का मतलब क्या होता है? ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग। एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ये सब क्या है? ये पिछड़े वर्ग है। और ओबीसी ये सब पिछड़े वर्ग में आते हैं। ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। एससी एसटी के आप जानते हैं ये आदिवासी लोग हैं, एसटी शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति। तो इन लोगों के लिए चूंकि इनकी जो क्या कहते हैं शिक्षा दीक्षा है, जो इनका संसाधनों पे जो एक पहुंच है वो कमजोर है, इसलिए इनको समान स्तर पे लाने के लिए आर्टिकल 16 में अवसर की समता का प्रावधान किया गया, जिसके तहत आरक्षण का प्रावधान है।
तो हम जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इसमें दिए गए हैं आरक्षण। ठीक है, वैसे हम जानते हैं कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है अपने यहाँ, एससी को एसटी को 7.5% है और 15% शेड्यूल कास्ट को है, तो टोटल 49.5 है। अच्छा, उसके बाद अब एक रिजर्वेशन और अभी एनडीए की जो गवर्नमेंट चल रही उसने लाया था ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, जो 10% मिलता है। तो ये चीजें कहां से आ रही हैं? ये आर्टिकल 16 से आ रही हैं कि कमजोर जो वर्ग हैं, महिलाओं को जो आरक्षण क्यों दिया जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अपने यहाँ जो भारतीय समाज है उसमें महिलाओं को शिक्षा से, काम करने से रोका गया कि आप घर में रहिए, पर्दे में रहिए। तो अब वो क्या हुआ, उनकी जो एक पूरी की पूरी पीढ़ी रह गई वो पिछड़ गई। तो अब उनको भी समता देने के लिए अपने संविधान में यही आर्टिकल काम आता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। तो ये तो 15वां है। 16 में क्या करता है, वो उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाता है कि जो कमजोर है उनको थोड़ा सा और सुविधा दी जाए। इसलिए महिलाओं का आप देखते होंगे कि इनके फॉर्म जो भरे जाते हैं या महिलाओं के फॉर्म रहते हैं उनके दाम कम रखे जाते हैं थोड़े। जनरल कैटेगरी के अगर 500 होंगे तो इनके 100 या 200 रखे जाएंगे। वो बस यही है, उनको समानता मिल सके जिससे वो भी एक बराबर के लेवल पे आ सके, जिससे कि अपना समाज समान रूप से एक लेवल पे हो। तो ये आर्टिकल 16 उसी चीज के लिए है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके नॉलेज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट। सीधा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है। आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 आपका हो गया। आर्टिकल 17 ये हो गया। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब क्या, छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत, इसको आप यार जितने आर्टिकल में लिखवा रहा हूं इसको सीधा सीधा से एक पेज पे लाइन से लिखते जाइए और सामने लिखते जाइए। अस्पृश्यता का अंत मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं जिससे आपको डिटेल में समझ में आ जाए। अस्पृश्यता का अंत का मतलब है कोई किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं होगी देश में। किसी भी प्रकार के अगर कोई छुआछूत करता है तो उसको एबॉलिश किया जाएगा और उसको दंडित किया जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता कि तुम इस जाति से हो तो मैं तुमसे उसके साथ तुम भेदभाव करो या कुछ ऐसी बातें बोलो, उसकी जाति के लेके उसको कुछ गलत बात बोलो। तो ये आर्टिकल 17 ये पावर देता है अस्पृश्यता का अंत, कि अब अस्पृश्यता नहीं होगी। आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी के नाम पे आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते हो। जैसे ये कह दो कि कोई पब्लिक हैंडपंप लगा हुआ है और आप पहुंचे कह दे कि नहीं तुम इस जाति को हम तुम्हें पीने नहीं देंगे, आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 17 है आज देश में। ठीक है, ये हो गया अस्पृश्यता का अंत। अच्छा, आर्टिकल 18 क्या बताता है? पहला हो गया समानता का। 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और मूल वंश के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्या था? लोक नियोजन में अवसर की समता। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। कैसी उपाधियों का अंत बताता हूं मैं आपको। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब है आजादी के पहले कई सारी उपाधियां होती थी जो अंग्रेज जमींदारों को या किसी एक विशेष वर्ग को जो उनके लिए होता था उनको ये देते थे। जैसे राय बहादुर, हाँ, ऐसी कई सारी उपाधियां देते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं एक असमानता पैदा करती है समाज में। तो अब जो संविधान सभा जब बैठी तो उन्होंने बोला कि उपाधि देनी है तो केवल 2 प्रकार की दीजिए, एक शैक्षणिक जो शिक्षा से जुड़ी हो, एक सेना से। जैसे देखिए आप सुनते होंगे कि परमवीर चक्र, हाँ, और जो सरकार देती है पद्मश्री, ये सब उपाधि दी जाती है। और शिक्षा से रिलेटेड जैसे कि डॉक्टर, ये सब वाली दी जाती है। तो और जो उपाधियां होती थी जो समाज में असमानता पैदा करती थी, किसी को राय बहादुर, किसी को राय सेन या किसी को राजा, ये सब उपाधियां बहुत सारी दी जाती थी। जैसे राजा राम मोहन राय, उनका नाम राम मोहन राय था, राजा उनकी उपाधि थी, वो उनको अकबर द्वितीय ने दी थी। तो ये उपाधियों का अंत आर्टिकल 18। आप अभी इसको बिल्कुल ऐसे याद रख लीजिए कि 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत। क्योंकि एग्जाम में इतना जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको समझाने के लिए है। ये चीजें सीधी पूछी जाएंगी, उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, 4 आर्टिकल दे देगा, मिलाने में दे देगा।
ठीक है, तो ये आप या इस चीज को आप नोट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं आर्टिकल 19 से आगे, 18 से आगे। आर्टिकल 19, आर्टिकल का मतलब 19 अनुच्छेद है, याद रखिएगा आप। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। देखिए ये जो आर्टिकल है चारों ना, ये है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता के अधिकार, ये भी मूल अधिकार ही चल रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि 12 से 35 के बीच में है, 12 to 35। अभी हम कहाँ चल रहे हैं, 19 से 22 के बीच में है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कौन सा ऑप्शन क्या क्या है। स्वतंत्रता के अधिकार, इसमें है राइट टू एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, अपने आप में जो आप विचार ला रहे हैं उसको अभिव्यक्त करने की आपकी स्वतंत्रता है, आप उसे व्यक्त कर सकते हैं। उसे आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। आर्टिकल 19। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे फिर इसमें डिटेल में हम इसके अंदर इसके सब पार्ट भी हैं, 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), वो हम जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे डिटेल में तब उसको हम पढ़ेंगे। अभी हम इतना बता रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है। आर्टिकल 20 है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में, जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो दोष सिद्धि का जो प्रावधान होता है वो आर्टिकल 20 के तहत निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसमें हम जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, नागरिकों को जो जीवन का अधिकार है ना, ये आर्टिकल 21 से मिला हुआ है। अगर आपके जीवन को खतरा है तो आप इसी अधिकार के तहत सीधा कोर्ट जा सकते हैं कि ये मेरे जीवन को छीन रहे हैं। कोई आपके जीवन को, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, आपके जीवन को बिना नियम के अनुसार, नियम को तोड़ के आपके जीवन को छीन नहीं सकती है। उसको नियमता चलना पड़ेगा। हाँ कि आपने ऐसी कोई गलती काम किया हो जिसका दंड दिया जा सकता है, तभी आपका जीवन छीना जा सकता है। नहीं, ये संविधान आपको जीवन का अधिकार देता है। सरकार भी नहीं कुछ आपके जीवन को कुछ कर सकती है। जब आप भाई कोई हत्या कर दें और बहुत गलत काम कर दें जिसपे न्यायपालिका आपको दंडित करता है तो आपको मृत्युदंड मिलेगा ही। वैसे आपका जीवन कोई छीन नहीं सकता है। और ये आपको सुरक्षा कौन देता है? आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ, तो ये आपको जीवन का जो अधिकार है वो कहां से मिला है? अनुच्छेद 21 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, बाद में न्यायपालिका ने इस जजमेंट में इसको और विस्तार दिया है, जीवन के अधिकार में और भी चीजें जोड़ी हैं। ठीक है, जैसे चुनने का अधिकार भी जीवन का अधिकार बन गया। हाँ, स्वच्छ पर्यावरण मिले, वो जीवन का अधिकार है हमारा। हालांकि वो मिल नहीं पाता है, कहने की सब थोड़ी कुछ बातें तो भाई कहने की भी होती हैं। अब जो चीजें संभव नहीं उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब दिल्ली में रह रहे हैं लोग, अब जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण है लेकिन मिल पा रहा है? अब वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को भी नहीं मिल रहा। हम लोग तो नागरिक हैं। तो जीवन का अधिकार आर्टिकल 21, लेकिन आप इसके तहत जा सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं कि सर इस चीज को सुधारिए, और इसी के तहत लोग जाते हैं और कोर्ट फिर अपना डिसीजन देती है कि हाँ इस चीज को सुधारा जाए, लोगों की लाइफ खराब हो रही है। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। जीवन का अधिकार या जीवन को प्राण भी बोलते हैं, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण कह लो जीवन कह लो एक ही बात है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो फंडामेंटल राइट में इसको पूरा एलोबरेट करेंगे अच्छे से। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप इसको लिख लीजिए।
अच्छा, इसमें ना एक सब पार्ट है 21 में ही, बाद में संशोधन करके एक पार्ट डाला गया आर्टिकल 21A या 21 क, हिंदी में 21 क। इसमें क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों, 6 से 14 वर्ष के तक, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। यह भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या दिया गया कि अगर बच्चे को आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए किसी कारणवश नहीं मिल पा रही, तो क्या वो अपने जीवन को उतनी बेहतर तरीके से जी पाएगा? नहीं। तो फिर वहां पे यही हुआ कि आप फिर वो उसका जीवन का अधिकार कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ। तो आप फिर ये चीज कम से कम गवर्नमेंट 14 साल तक तो पढ़ाए उनको, आगे ठीक है, आगे जैसे चाहिए, क्योंकि भाई पूरी पढ़ाई तो गवर्नमेंट करवा भी नहीं सकती है, क्योंकि उसमें फिर संसाधनों का खर्च है, अपनी लिमिटेशन है गवर्नमेंट की। तो 14 वर्ष तक का कम से कम निःशुल्क शिक्षा का उनको अधिकार दिया जाए। आर्टिकल 21A, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। यह जीवन के अधिकार से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा कि जीवन के अधिकार से, राइट टू लाइफ से। अब हम चलते हैं आर्टिकल 22 की तरफ। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व संरक्षण से संबंधित प्रावधान, ये लास्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार का लास्ट प्रावधान है आर्टिकल 22 में। गिरफ्तारी से रिलेटेड जो प्रावधान होते हैं वो आर्टिकल 22 में दिए गए हैं। ठीक है, कि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर उसे जज के सामने ले जाना है, और ये सारी जो चीजें हैं उसको हम डिटेल से देखेंगे जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। तभी याद रखिए आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व संरक्षण से संबंधित प्रावधान के बारे में। आर्टिकल 19 कहाँ है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। आर्टिकल 19 कहाँ है? 19 में क्या है? 19 में है राइट टू एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति का। आर्टिकल 20 में क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में। 21 में क्या है? जीवन का अधिकार। 21A में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व संरक्षण से संबंधित प्रावधान। गिरफ्तारी व संरक्षण से संबंधित प्रावधान या निरोध, इसमें निरोध भी लिख सकते हैं, संरक्षण या निरोध से संबंधित। गिरफ्तारी वाला मामला याद रखना है, ठीक है। यहाँ क्या है? दोष सिद्धि, इसको सीधा सीधा याद रखना। 20 में है दोष सिद्धि, 20 दोष याद रखना है शॉर्ट में। क्या होता है कई बार, क्या जब आप बहुत सारा आर्टिकल याद कर लेंगे तो कंफ्यूजन होगा। 20 दोष, दोष सिद्धि संबंध में आएगा 20, 22 गिरफ्तारी, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। गिरफ्तारी व निरोध से संबंध के प्रावधान। अब ये हो गया 1922। अब पढ़ेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 23, 24, 25 से 28। ये सारे आपके मौलिक अधिकार हैं और यहां से खूब सारे प्रश्न कई बार बने हुए हैं, बहुत सारे प्रश्न यहां से बने हुए हैं। अनुच्छेद 22, 19 से 22 हो गया था। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। अब देखिए इसमें क्या है। अनुच्छेद जो 23 है, अनुच्छेद 23 और 24, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। महिलाओं, बच्चों का शोषण न होने पाए इसलिए ये प्रावधान बनाए गए हैं 23 से 24 के बीच में। 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम का प्रतिषेध है। बलात्श्रम का प्रतिषेध, बलात्श्रम का
प्रतिषेध है। बलात् श्रम का मतलब क्या होता है, जो कहते हैं ना बधुआ मजदूरी करवाना, ये वही है, फोर्स लेबर, आपको फोर्स किया जाए श्रम करने के लिए। मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर का प्रतिषेध है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब 24 की बात करें, 24 में है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात बच्चों जो 14 साल से कम हैं उनको कारखानों में, जो कि ऐसी जगह है जहां पे उनके जीवन को खतरा हो सकता है, ऐसी जगहों से उनको वहां पे उनकी नियुक्ति न की जाए, नियोजित न किया जाए, काम में न लगाया जाए, तो उसका प्रतिषेध होना चाहिए। ये किस आर्टिकल में है? 24 में। 23 में क्या है? बलात् श्रम व प्रतिषेध, तो नोट कर लीजिए। चौबीस हो गया। अब आते हैं 25 से 28। 25 से 28 में ये देखिए जितने आर्टिकल है मूल अधिकार में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद करें। आगे फिर क्या होगा, फिर हम आगे तेजी के साथ बढ़ेंगे क्योंकि फिर इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, शुरू के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और 28, ये जो है ना चार, ये धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। धर्म की स्वतंत्रता, आपको धर्म की जो स्वतंत्रता मिलती है ना कि आप पूजा करें, पाठ करें, रैली, उसमें धार्मिक रैलियां निकालें, वो कहीं ना कहीं इसी इन अनुच्छेदों के तहत मिलता है, 25 से 28 के बीच में। ठीक है, तो इसमें धर्म की स्वतंत्रता आप याद रखिए, फिर मैं आपको इसमें आगे जब मौलिक अधिकार आएगा तो डिटेल में बता दूंगा। इसमें धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक, कि किसी भी आप धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक, ये इसमें ये सारी चीजें हैं, ये चारों आर्टिकल इसी से रिलेटेड है, धर्म की स्वतंत्रता से। जब मौलिक अधिकार वाला सेक्शन हम पढ़ेंगे तो इसको हम पूरा डिटेल में एक एक आर्टिकल के बारे में देख लेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 की। मौलिक अधिकार में कितने आर्टिकल बचे हैं? 3 और। धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड आर्टिकल हैं। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 29 की। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 29 में है 25, 29 और 30। तो 29 जो है वो अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज के हितों के संरक्षण के संबंध है, हितों के संरक्षण के संबंध में, ठीक है। अब अल्पसंख्यकों, अल्प लिख दिया हूं, अल्प माइनॉरिटीज के जो हित हैं उसके संरक्षण के संबंध में है आर्टिकल 29। और ये भी क्या कहते हैं, इन्हीं के संस्कृति और शिक्षा से संबंधित प्रावधान है, शिक्षा व संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है। तो ये दोनों आर्टिकल किससे हैं? पहला 14 से 18 किससे था? राइट टू इक्वालिटी। 19 से 22 किससे रिलेटेड था? राइट टू फ्रीडम। फिर 23-24 किससे था? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और 25 से 28 किसमें था? धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड। और फिर 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के लिए जो उनके हित के संरक्षण के लिए जो प्रावधान है वो 29 और 30 में बताए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, 30 हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो आपको मैंने बताया था शुरू में। अनुच्छेद 32 आपको याद है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बोला था? क्या बोला था? संविधान की
आत्मा, इसी को बोला था संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक है, तो आपका अभी हमने 1 से लेके 32 तक आर्टिकल हमने समाप्त कर दिए। आप जितना मैंने नोट करा है उसको एक पेज पे सारे आर्टिकल को ले आइए। अगले लेक्चर में हम, अब इसके बाद क्या होगा, शुरू में क्या होता है, आर्टिकल काफी डेंस रहते हैं, बाद में क्या है, फिर जो महत्वपूर्ण जो संस्था है उन्हीं से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ना है, तो वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। क्योंकि फंडामेंटल राइट था तो यहाँ पे एक विशेष तौर पे से देखना था। ठीक है, तो आप इसको पूरा, मेरी उम्मीद है कि आपने पूरा इसको नोट डाउन कर लिया होगा, और सब कुछ रिलेटेड आपको डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। हाँ, और आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारी पॉलिटी जो सीरीज है, देखिए आपका क्या है ना, अगर आप हमारे लेक्चर को पसंद कर रहे हैं और आप उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चीजों को, तो वो ही हमारे लिए मोटिवेशन है। हमें समझ में आएगा ना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, हमें आखिर मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारा जो काम है वो आपके हित में है या नहीं है। आपकी तरफ से तो कुछ फीडबैक मिलना चाहिए, हम तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं, जो हमारा विवेक कहता है, जो हमारी नॉलेज कहती है, उसके आधार पर हम बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन आपका भी एक जो फीडबैक वाला जो प्रोसेस होता है वो बहुत जरूरी है हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए और अच्छा करने के लिए। देखिए हमेशा क्या होती है, इम्प्रूवमेंट के चांसेस हमेशा होते हैं, आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आप प्लीज हमें फीडबैक देते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।